बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आजकल बिजली की शॉर्टेज की वजह से अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हमारे जो वेसिनिटी है उसमें बहुत कॉमन है, यूज़ होता है टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास जो एसी जनरेटर यूज़ होता है उसमें हम गैस यूज़ करते हैं या पेट्रोल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो जो गैस होती है या पेट्रोल होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो हम यूज़ करते हैं जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे एसी जनरेटर काम करता है। तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। के फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कॉइल चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर के जब भी एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब हम इसकी बेटा कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD विच इज़ केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एज शोन इन द फिगर। अब बेटा यहाँ पे इसमें यह हमारे पास जो है फिगर है, इसमें ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। दिस इज़ केपेबल ऑफ रोटेटिंग। इस तरह ये रोटेट करती है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और ये प्लेस्ड हुई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब ये जो दोनों एंड हैं कॉइल के, एक दिस वन इज़ द फर्स्ट एंड, दिस वन इज़ द सेकेंड एंड। तो फर्स्ट एंड इज़ कनेक्टेड विद द दिस रिंग R1 एंड सेकेंड एंड इज़ कनेक्टेड टू द रिंग R2। ये जो रिंग R1 है एंड R2 है, दीज रिंग्स आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स और ये स्लाइड करते हैं अगेंस्ट द कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। जब कॉइल रोटेट करती है तो ये जो स्लिप रिंग्स हैं R1 एंड R2 ये भी कॉइल के साथ रोटेट करते हैं और इसका कनेक्शन होता है रिंग्स का कार्बन ब्रशेस के साथ। तो कार्बन ब्रशेस इसके साथ रिंग्स के साथ स्लाइड करते हैं। B1 R1 के साथ स्लाइड करेगा, B2 R2 के साथ स्लाइड करेगा और इसके साथ एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करे होगा। इसके ज़रिए जो भी करंट सर्किट में जनरेट होगा, कॉइल में जनरेट होगा, वो इन कार्बन ब्रशेस के ज़रिए एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। तो जो हमारे पास एसी जनरेटर होता है इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD और जब ये रोटेट करती है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, ये साउथ पोल है और दोनों एंड जो हैं दो रिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं R1 एंड R2 और R2 जो है वो N2 के साथ कनेक्ट होता है और R1 N1 के साथ इसके साथ कनेक्ट है। जब ये कॉइल रोटेट करती है तो ये रिंग भी कॉइल के साथ रोटेट करते हैं और ये जो रिंग हैं ये स्लाइड करते हैं अगेंस्ट द कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस जो वो रेस्ट पे होते हैं, ये सिर्फ इसके साथ स्लाइड करेंगे और इसमें जो भी करंट जनरेट होगा कॉइल में ये इन कार्बन ब्रशेस के ज़रिए एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। ठीक है, तो कार्बन ब्रशेस के साथ एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट होता है। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं बेटा कि वर्किंग क्या होती है। कि जब कॉइल जो है रोटेट करेगी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी कॉइल में, जो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास वही जो है वो कॉइल है, इसमें यहाँ पे जब ये कॉइल रोटेट कर रही है, ठीक है, अब ऐसे जब ये रोटेट कर रही है तो इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ पैदा होगी। तो इस
ईएमएफ को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे देखें कि अब ये मोशन है कॉइल का, ये साइड डाउनवर्ड जा रही है, ये साइड अपवर्ड जा रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब बेटा यहाँ पे जो कॉइल है इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, तो इन चार्जेस पे फोर्स लगती है F = QVB। अब इस साइड पे अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो ये चार्ज जो है वो इधर मूव करेगा D पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो C पे क्रिएट होगा। इस तरह जब यहाँ पे जो चार्जेस हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो B की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, और पॉजिटिव चार्ज की कमी को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इधर पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। नाउ हमारे पास CD और BA साइड पे EMF जनरेट होगी जो किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि द मोशनल EMF इंड्यूस्ड इनसाइड AB एंड CD, ये AB और CD साइड पे जो EMF इंड्यूस्ड होगी EAB = VBL sin थीटा और ECD = VBL sin थीटा। अब बेटा जो साइड जो है BC है, ये साइड BC एंड DA, इसमें कोई EMF जनरेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इस डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर सकता। जिस डायरेक्शन में पेन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और इस डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर सकता। इधर से इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इस डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो अब क्योंकि ये जो फोर्स इस चार्ज पे या इस चार्ज पे लग रही है वो डज नॉट लाइज अलोंग द लाइन की ये डायरेक्शन, वायर की ये डायरेक्शन है, सॉरी, डज नॉट लाइज अलोंग द वायर की ये डायरेक्शन है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अब इस डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं कि क्योंकि जो साइड BC है और DA है इसमें जो फोर्स लगती है चार्जेस पे डज नॉट लाइज अलोंग द वायर, सो नो EMF इज इंड्यूस्ड inside along the side BC and DA। तो यहाँ पे therefore EBC = 0 होगी और EDA = 0 होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा कि दो साइड पे हमारे पास यहाँ पे E जो है वो CD पे इधर भी EMF जनरेट हो रही है, AB पे जो EMF जनरेट हो रही है, BC एंड DA पे EMF जनरेट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव कर सकता है। जब ये मूव करते हैं तो राइट हैंड रूल लगा के पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है, नेगेटिव की कमी यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। इधर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है और नेगेटिव इधर क्रिएट होता है, तो इधर और इधर EMF जनरेट होती है। लेकिन इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, और इधर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे DA और CB साइड पे कोई EMF जनरेट नहीं होती। अब जब कोई EMF जनरेट नहीं होती बेटा तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब हम यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है E जो है वो BC और DA पे कोई EMF जनरेट नहीं होती और EAB और ECD जो है VBL sin थीटा होता है। तो टोटल EMF क्या होगी, E = EAB + EBC + ECD + EDA। तो E = VBL sin थीटा, BC 0 है, CD VBL sin थीटा, DA 0 है, तो यहाँ पे आ जाता है E = 2 VBL sin थीटा। अब फॉर कॉइल ऑफ N लूप्स, अब अगर हमारे पास N लूप्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, ये सिंगल लूप के लिए है। तो अब मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि एक चीज़ की हमें वैल्यू पता और बहुत सारों की कैलकुलेट करनी हो तो हम जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक लूप में जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है 2 VBL sin थीटा, तो N लूप्स में कितनी होगी, हम इसको N से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे E = 2N VBL sin थीटा। अब हमें पता है V = R ओमेगा होता है, तो V की जगह पे हमने R ओमेगा पुट कर लिया, तो E = 2N R ओमेगा BL sin थीटा। E = NWB और 2R हमने इकट्ठा लिख लिया और L sin थीटा। अब बेटा जो 2L होता है ये हमने इकट्ठा लिख लिया, 2R जो है इट इज़ द विड्थ ऑफ द कॉइल, ठीक है, और L जो है इट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉइल। तो लेंथ इनटू विड्थ जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल या एरिया ऑफ द लूप बन जाता है। तो यहाँ पे हम अगर इसमें जाएं तो ये हमारे पास, हम फिगर पे जाते हैं तो बेटा यहाँ पे जब ये रोटेट करती है तो ये जो साइड है ये 2R बन जाती है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2R दैट इज़ द डायामीटर। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो आपको पता है डायामीटर 2R की इक्वल होता है, तो ये डायामीटर यानी कि विड्थ बन जाएगी और ये इसकी लेंथ होगी।
तो अब लेंथ इनटू विड्थ दैट विल बी इक्वल टू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2r इज द विड्थ, l इज द लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ लूप a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की इज इक्वल टू NWBA sin थीटा। अब थीटा हमें पता है ओमेगा टी की इक्वल होता है, तो अब बेटा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो 10 जो हमारे पास ई इज इक्वल टू NWBA sin थीटा की जगह पे ओमेगा टी हो जाता है। अब देख लें यहाँ से ई वेरी कर रही है साइन ओमेगा टी से, इसका मतलब है कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ई भी मैक्सिमम होगा, दस EMF विल बी मैक्सिमम, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट व्हेन साइन ओमेगा टी जब 1 होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर ई नॉट NWBA ये 1, ये चीज़ 1 हो जाएगी। तो 10 ये जो इक्वेशन है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी। अब बेटा अगर R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल है, तो जो EMF जो करंट फ्लो करेगा कॉयल में वो किसकी इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है I इज इक्वल टू ई ओवर R, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ई नॉट की जो वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम इसमें ई नॉट की डिवाइडेड बाय R जो है ई नॉट, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ ई नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R, ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। अब हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया कि I इज इक्वल टू EMF ओवर R, तो EMF की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी ई नॉट साइन ओमेगा टी और R की जगह पे R। अब बेटा ई नॉट डिवाइडेड बाय R इट इज़ इक्वल टू आई नॉट, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता है, क्योंकि ई नॉट ओवर R दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है एज ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो 10 ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2πft और I इज इक्वल टू आई नॉट sin 2πft. So this equation give the EMF, this equation give the current in the coil. अब यहाँ पे जो करंट की वेरिएशन होती है एंगल थीटा के साथ वो हम ऐसे फिगर में शो करते हैं। ये हमारे पास जो फिगर आती है तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास करंट होता है। जब देखें करंट ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होती है तो करंट ज़ीरो होता है, कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है तो करंट मैक्सिमम होता है, फिर कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आती है तो फिर करंट ज़ीरो, फिर कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आती है तो फिर करंट मैक्सिमम बट नाउ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे फिर ये वर्टिकल पोजीशन में आती है तो करंट ज़ीरो, इसका मतलब है जब ये वर्टिकल पोजीशन में होगी इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे करंट यहाँ पे ज़ीरो होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अब यहाँ पे अब करंट अगर इस साइकिल में अगर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज, नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें एक पूरे रोटेशन जब ये कॉइल करती है तो यहाँ पे एक दफ़ा करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अब क्योंकि करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फर्स्ट हाफ में क्लॉकवाइज सेकेंड हाफ में एंटी क्लॉकवाइज, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, बिकॉज ये अपनी करंट की डायरेक्शन को एक साइकिल में चेंज करता है। एक बार अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज होगी तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस वन इज़ द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर देते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है कि जब फ्लक्स किसी कॉइल में चेंज होगा तो उसमें एक EMF इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम इसकी कॉइल पे डायरेक्ट फिगर में आते हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD और ये कॉइल रोटेट कर सकती है अबाउट सम एक्सेस, ठीक है, और ये प्लेस्ड होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में। अब ये जो दो एंड हैं
जो कॉयल के ये दो रिंग से कनेक्ट हैं, एक R1 से कनेक्ट है और एक R2 से कनेक्ट है। ये दो जो रिंग्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्लिप रिंग्स, और ये कार्बन ब्रशेस के अगेंस्ट स्लाइड करते हैं R1 B1 के साथ, R2 B2 के साथ, और इसके साथ एक्सटर्नल सर्किट जो है वो कनेक्ट होता है। जब कॉयल बेटा रोटेट करती है तो ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये रोटेट करते हैं कॉयल के साथ, और B1 जस्ट इसके साथ B1 B2 कार्बन ब्रशेस इसके साथ स्लाइड करते हैं, और इसमें जो करंट या EMF जनरेट होती है उसके ज़रिए जो करंट EMF जनरेट होती है कॉयल में और करंट फ्लो करता है वो B1 कार्बन ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है। अब हम इसकी जो है वो वर्किंग पढ़ेंगे। तो वर्किंग में जैसे ही कॉयल रोटेट करती है तो दो साइड पे EMF जनरेट होती है और दो साइड पे EMF जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो साइड है दैट इज़ AB और CD, इसमें यहाँ पे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है इधर और इधर। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव करता है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑपोजिट एंड पे नेगेटिव चार्ज यानी कि चार्ज की कमी हो गई। इस तरह इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, क्योंकि राइट हैंड रूल के मुताबिक ये चार्ज इधर मूव करेगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी उसे हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी EMF जनरेट होगी और इधर भी EMF जनरेट होगी। अब यहाँ पे ये जो साइड है AB और CD पे तो साइड जनरेट होगी। अब यहाँ पे जो साइड है BC और DA, इधर EMF जनरेट नहीं होगी क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इधर जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, और इस डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो इस वजह से यहाँ पे ये फोर्स इस पे नहीं लगेगी एंड इट कैन नॉट मूव। तो ये जो हमारे पास जो टोटल EMF होगी वो सबको सम अप करेंगे, EAB BC CD और DA। AB और CD में EAB VBL sin थीटा है, EBC में 0, ECD में VBL sin थीटा, EDA 0, तो E इक्वल टू 2 VBL sin थीटा हो गया। अब हमारे पास एक लूप तो है नहीं, हमारे पास बहुत सारी लूप्स हैं। तो फॉर n लूप्स जो है वो हमारे पास बेटा यहाँ पे हमारे पास n लूप्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम n को मल्टीप्लाई करें देंगे 2n VBL sin थीटा, एज V इक्वल टू R ओमेगा है तो E इक्वल टू 2n R ओमेगा BL sin थीटा। इसको जस्ट रीअरेंज किया NWB को पहले 2R L sin थीटा। 2R इंटू L एरिया ऑफ द लूप होता है, 2R इसकी विड्थ होती है और L लेंथ होती है, तो ये हमारे पास एरिया हो गया। तो E इक्वल टू NWBA sin थीटा। तो एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा D है, तो नाउ जो है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास E इज इक्वल टू NWBA sin ओमेगा T आ गया। अब E जो है वो sin ओमेगा टी के साथ वेरी कर रही है, तो sin ओमेगा टी जब ज़्यादा होगा तो E ज़्यादा हो गई। तो sin ओमेगा टी सबसे ज़्यादा होता है बेटा 1, तो sin ओमेगा टी 1 होगा तो E सबसे ज़्यादा होगा E नॉट, तो देयरफॉर E नॉट इज इक्वल टू NWBA sin ओमेगा टी 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गई, E इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा टी। अब अगर R जो है वो कॉइल की रेजिस्टेंस है, तो अब हमारे पास जो हमारे पास इफ़ R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो देन हमारे पास अब क्या हो जाएगा, हम इसको I इज इक्वल टू E ओवर R, EMF डिवाइडेड बाय R, I इज इक्वल टू EMF की वैल्यू पुट की E नॉट साइन ओमेगा टी ओवर R, तो I इज इक्वल टू I नॉट, ये E नॉट ओवर R जो है वो I नॉट होता है, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो एज अब हमें पता है ओमेगा 2πf होता है, तो दस E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2πft, और इसी तरह करंट होगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2πft। अब जो करंट जो है ये जो जब कॉइल मूव करेगी, तो अब यहाँ पे देखें कॉइल जो है वो पहले वर्टिकल पोजीशन पे है, फिर हॉरिजॉन्टल पे, फिर वर्टिकल पे, फिर हॉरिजॉन्टल पे, फिर वर्टिकल पे, इस तरह कॉइल जो है वो रोटेट करेगी। तो जब ये वर्टिकल पोजीशन पे होगी तो करंट 0 होगा, वर्टिकल में होगी तो करंट 0, हॉरिजॉन्टल में होगी तो करंट मैक्सिमम, फिर जो है ये वर्टिकल में आएगी तो फिर करंट 0, फिर हॉरिजॉन्टल में जाएगी तो करंट मैक्सिमम, फिर वर्टिकल में आएगी तो फिर करंट 0। तो इसका मतलब है कि करंट यहाँ से जो है वो यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल में जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करता है और सेकेंड हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज। तो एक साइकिल में एक दफ़ा करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा।